बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। द लास्ट आवर में खुशामदीद। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना अजीम साहब। नाज़रीन, अपोजिशन की उलझन है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। APC इजलास तो एक तरफ, उसकी सरबराही ही एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। बिलावल कहते हैं कि शहबाज शरीफ क़यादत करेंगे, जबकि शहबाज शरीफ कहते हैं कि नौजवान क़यादत को इख्तियार देना चाहिए। और कल मरियम नवाज़, जिन्होंने एक अरसे के बाद खामोशी तोड़ी, APC की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के सपुर्द करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। अपोजिशन क्यों कंफ्यूज है, क्यों एक सफ़े पर नहीं आ पा रही है, आखिर किस बात पर इख्तलाफ है? बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। कहिएगा, APC और रहबर कमेटी का मामला जो है, इस पर गैर यकीनी की सूरत हाल क्यों है? क्या एक दूसरे पर एतबार नहीं है या कोई कंफ्यूजन है? देखिए, जहां तक ताल्लुक रहबर कमेटी का है, रहबर कमेटी ऑलरेडी फॉर्म्ड है, उसका स्ट्रक्चर मौजूद है, उसमें कोई मेंबर ऐड करना हो तो कोई जमात भी कर सकती है। APC जो जमात होस्ट करेगी, नेचुरली वो हेड करती है। और जो बिलावल साहब ने कहा, वो तहरीक की बात की थी, उस इनकलाब की बात की थी, इस गवर्नमेंट के खिलाफ चलने वाली उस जद्दोजहद की बात की थी। और APC का हमेशा ये रहा कि जो जमात होस्ट करती है वो जमात उसको हेड करती है, और ये कोई इख्तलाफ नहीं है। पीपल्स पार्टी होस्ट करेगी तो पीपल्स पार्टी कर लेगी। लीडर ऑफ द अपोजिशन को हम तो पहले ऑफर कर चुके हैं कि उनको करना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुस्लिम लीग में नहीं है, मरियम बीबी से क्योंकि हमारी बात तो हुई नहीं थी, उन्होंने जो बात कही है उस पर भी किसी जमात को कोई एतराज नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर करेंगे तो ये कोई चेयर करना कोई यहाँ पे ये तो नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन के बैठना है। ये वहां ऑल मेंबर्स इक्वल होते हैं। हेड तो सिर्फ ये है कि एक बंदा नॉमिनल हेड होता है वो जमात, और वो बाकी सबको उनकी आरा लेती है, क्योंकि वहां तो कंसेंसस बेस्ड या मेजॉरिटी बेस्ड फैसले होते हैं। इसमें सरबराही का तो कोई बड़ा इशू है नहीं। अच्छा कायरा साहब, कब हो रही है APC? काफ़ी दिन गुजर गए, ईद से बहुत पहले ये काम शुरू हुआ। ईद के फौरी बाद कहा गया कि रहबर कमेटी का इजलास होगा, ना भी रहबर कमेटी का इजलास हो रहा है, 7 या 8 दिन बाद मुहर्रम आ रहे हैं, तो कब तक ये शुरू होगा? मेरा भी ख्याल है कि अभी तक रहबर कमेटी की मीटिंग हो जानी चाहिए थी। मैं क्योंकि यहाँ था नहीं, मुझे अब मेरी अपनी लीडरशिप से बात नहीं हो पाई, लेकिन रहबर कमेटी की मीटिंग अब तक हो जानी चाहिए थी असली तौर पे, ताकि APC भी जो है जल्दी कन्वीन हो सकती। मुहर्रम में भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, मुल्की अमूर हैं, सियासी अमूर हैं, वो चलते रहते हैं। वो सोग के दिन हैं, वो बिलाशुबह सारी उम्मत मुसलमान सोग में होती है, और सब हम भी सोग में होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो रियासती अमूर हैं वो चलाए जाते हैं। और लेकिन तरजीहन ये होता है कि आप मुहर्रम के पहले 10 दिनों में ऐसी कोई तकरीब ना रखें, और ये कोई खुशी की तकरीब नहीं होगी, एक मजबूरी की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर रहबर कमेटी की मीटिंग पहले हो जाती है तो ये जल्द रखा जा सकता है, इसका इजलास जल्द रखा जा सकता है। कायरा साहब, ये कहिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो नून लीग से और पीपल्स पार्टी से खासे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत को सहूलत भी दें, साथ अपोजिशन भी करें, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। उनकी नाराज़ी दूर करने के लिए, उनकी शिकायत दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी ने क्या हिकमत अमली अपनाई है? क्या बिलावल साहब मिलने जा रहे हैं मौलाना साहब को? देखिए, मौलाना हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सियासी साथी हैं, और आज के नहीं हैं, पुराने हैं, और बड़ा इत्मीनान का रिश्ता भी है। जहाँ इत्मीनान ज्यादा होता है वहाँ गिले शिकवे भी उतने बड़े होते हैं। मौलाना जब पहले अपना लॉन्ग मार्च करने चले थे और APC हुई थी, उसमें भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान पीपल्स पार्टी ने APC में ही किया था, उस एलामिये में भी लिखा था। लेकिन और हम अपने जितना हमने कहा था उतना हम उनके साथ भी चले। उनको तवक्को अपने तय हो सकती है, उनका हक है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को उससे ज्यादा आगे चलना चाहिए था, और उनका ख्याल है कि अगर हम उनका साथ देते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हमारा ख्याल उस वक्त ये था कि अभी वक्त नहीं है, थोड़ा सा प्रेपरेशन का वक्त हमें दें, लेकिन मौलाना कह रहे थे कि मेरी मुकम्मल तैयारी है, लिहाजा मुझे निकलना है। वो उनकी राय थी, हमने उसका एहतराम किया। अब बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो फरमा रहे हैं, हमने गवर्नमेंट को बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं किया। जिस दिन लाहौर में मीटिंग्स हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब से और शहबाज शरीफ साहब से बिलावल साहब की, उसमें भी उन्होंने कहा था, बिलावल साहब ने वाज़ेह तौर पे एक साफी के सवाल के जवाब में
कि हम जो फेटफ का बिल है उसमें गवर्नमेंट फेटफ के रिक्वायरमेंट्स के नाम पे, आलमी जरूरतों के नाम पे कुछ ऐसी चीजें डालना चाहती है, कुछ ऐसे कानूनी निकात रखना चाहती है, कुछ ऐसे इख्तियार लेना चाहती है जिसको बाद में अब्यूज करके, मिसयूज करके वो अपोजिशन का गला दबा सके, उनके बाजू में रोड़ सके। वो एक सुपरा नैब किस्म के कवानीन बनाना चाहते हैं। उसके ऊपर हमारा तहफ़्फ़ुज़ था और हमने वाज़ेह तौर पे चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम देखेंगे जब ये बिल टेबल करते हैं कि फेटफ की ओरिजिनल ज़रूरतें क्या है और जो मुल्की ज़रूरत है। फेटफ क्योंकि मुल्की ज़रूरत है, मुल्की ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें होंगी उस पर हम साथ होंगे, क्योंकि वो हुकूमत का इशू नहीं है, मुल्क का इशू है। और जो फेटफ के नाम पे हुकूमत इख्तियार लेना चाहेगी उसको हम ब्लॉक करेंगे। हमारी बातें गवर्नमेंट ने मान के उसमें अमेंडमेंट्स तस्लीम कर ली, लिहाजा हमने एक मुल्क की जरूरत पूरी की और ये हमने उस दिन ऐलान किया जिस दिन शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। आपके पास रिकॉर्ड होगा, आप जरूर निकालिएगा। कायरा साहब, आज भी बिल की मंजूरी हुई, आज भी उसमें तरमीम के साथ जो मंजूरी हुई उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने बाइकाट किया, जमात इस्लामी ने बाइकाट किया और फिर आज भी उनका यही कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है हमें इत्मीनान में नहीं ले रही। आज की बात है। देखिए, इत्मीनान में ना लेने से मुराद क्या है, किस बात पे इत्मीनान में नहीं ले रहे? मैं तो गुजारिश कर रहा हूं ना, हर जमात का मुख्तलिफ कानून साजी पे अपना नुक्ता नजर है। इस हुकूमत को हटाने के ऊपर जो नुक्ता नजर है वो बिल्कुल सब जमातों का हम उस पर मुत्तफिक हैं। मैं क्योंकि पार्लियामेंट का, पार्लियामानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, मुझे उसकी तफसील का इल्म नहीं है कि कहां कहां मीटिंग्स अपोजिशन की हुई, किस किस पॉइंट पे क्या कंसल्टेशन हुई। लेकिन बहुत सारी मशावरत अपोजिशन की वो होती है जो हाउस के अंदर हो जाती है, कुछ अपोजिशन की अपनी मीटिंग्स में होती है और कुछ चीजों के ऊपर मुख्तलिफ जमातों का नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। ये बात भी है कि जो सियासी मजहबी जमातें हैं और सियासी जमातें उनका अपना नुक्ता नजर भी है। ये बात दुरुस्त है। कायरा साहब, आप पीपल्स पार्टी में बड़ा मुश्किल वक्त आया, आप लोगों ने बड़े मसाइब का सामना किया। आप लोगों को जब भी नैब में बुलाया जाता था, किसी और जगह बुलाया जाता था, तो आपकी पार्टी के अहम रहनुमा कभी जुलूसों के साथ वहाँ नहीं गए, कभी उनके हवाले से ये नहीं कहा गया कि वो किसी ऐसी जगह पे किसी इदारे के बाहर गए हैं जहाँ पे तसादम हो गया। तो क्या एक बड़े जुलूस के साथ किसी इदारे में पेशी के वक्त जाना, ये कोई माहौल आने वाले वक्त भी अच्छा लगता है या कोई बेहतर है? देखिए, जो सियासी लीडर होते हैं ना कि कारकुन, उनके साथ अक्सर चले जाते हैं, उनके साथ सॉलिडेरिटी होती है, हम उनके साथ एक मोहब्बत की अलामत होती है। बिलावल साहब को जब बुलाया गया था, बिलावल साहब के साथ भी हमारे मना करने के बावजूद चंद 100 कारकुन गए, लेकिन वहां पे भी पुलिस ने बड़ा हाई हैंडेडनेस की थी, क्योंकि ये फाशिस्ट हुकूमत है और इनका फाशिज्म का हथियार बेसिकली तशद्दुद होता है। हालांकि उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था, हमारे तो कारकुन बिल्कुल पुरअमन थे, कोई पथराव नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन पुलिस ने वहां भी लाठीचार्ज किया, आंसू गैस फेंकी, लोगों को गिरफ्तार किया। मरियम बीबी गई हैं, उनके साथ उनके कारकुन उनकी मोहब्बत में गए। अगर तो नैब का दरवाजे पे कब्जा हो जाता, नैब का दफ्तर पे हमला हो जाता, तो गवर्नमेंट जो भी इकदाम उठाती उसको बचाने के लिए या उसको उसकी हिफाजत के लिए, तो बात समझ में आ सकती थी। ये उस दफ्तर से काफी फासले पे अगर वो कारकुन उनके आए हैं, अपनी कायद के साथ आए हैं या पहले आए हैं, तो मेरी इत्तला तो यह है कि उनके आने से पहले भी वहां पे कशीदगी मौजूद थी और उनके साथ भी कुछ कारकुन आए हैं, उनको बर्दाश्त किया जाता। और अगर वो नैब पे, दफ्तर पे या उनके गेट पे जाके सूरत हाल को ऐसी क्रिएट होती तो फिर पुलिस हरकत में आती तो बात समझ आती है। लेकिन इनका हथियार तशद्दुद है और ये खौफ की अलामत के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। साहब, आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पुरतशद्दुद होने जा रही है? जी, आने वाले दिनों में क्या आप कल के वाक़े से ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो पुरतशद्दुद होने जा रही है? देखिए मेरे भाई, मेरे लिए तो सारी जिंदगी की सियासत ही पुरतशद्दुद है। इस रियासत ने वो कौन सा जुल्म है जो मेरे साथ नहीं किया, मेरे से मुराद मेरी जमात के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जिंदा थे तो उन पे कातलाना हमले किए, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ साजिशें करके मार्शल लगाए गए, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल कर दिया गया अदालती कत्ल के जरिए, उनके बच्चों को, उनके कारकुनों को, उनकी बेटी को क्या क्या मजालिम, क्या क्या तकालीफ, क्या क्या जेलें नहीं झेलनी पड़ी। हमारे साथ हमारा कौन सा कारकुन है, कौन सा हमारा रहनुमा है जिसके सर नहीं फटे, जिसको पुलिस के डंडे नहीं पड़े, जिसने जेलें नहीं झेली? सो हमें तो ये रियासत एक शूदर के तौर पर तस्लीम करती है, जो इस मुल्क के लोगों के लिए इक्वल स्टेटस की बात करता है। पीपल्स पार्टी का कारकुन
वो आइन और कानून के ताबे रह के काम करने की तमाम इदारों को बात करता है। इसलिए हमारे साथ ये सलूक है। बाकियों के साथ गुस्से शुस्से अपनी जगह होंगे। मुझे तलखी नजर आती है यकीनन, क्योंकि फाशिस्ट हुकूमतों का अल्टीमेट हथियार तशद्दुद होता है, डायलॉग नहीं होता, जमहूरियत रास्ता नहीं होता, जमहूरी तरीका नहीं होता। कायरा साहब, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है। जिस तरह आपने कहा कि रहबर कमेटी का इजलास मुहर्रम में भी हो सकता है, उसके बाद ABC भी होगी, कोई एहतजाजी तहरीक भी चलेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो वाज़ेह कहते हैं कि हम चाहते हैं फौरी हुकूमत का खात्मा हो जाए। शाहिदा खान अब्बासी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे और बेनकाब हो। और पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? क्या पीपल्स पार्टी फौरी हुकूमत का खात्मा चाहती है और मौलाना फजलुर रहमान का जो नज़रिया है उसी से इत्तेफाक करती है? शायद खान अब्बासी साहब ने पहले कहीं कहा होगा, हम भी कहते थे तीन दिन पहले मेरा ख्याल है कि शायद कोई पुरानी बात हो गई हो मेरा, या उनसे कोई गलती हो गई हो, क्योंकि उनकी जमात का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। शहबाज शरीफ साहब ने और मरियम साहिबा ने, दोनों ने कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उससे चंद रोज कबल शहबाज शरीफ साहब ने, और इन दिनों में भी उनके जो बयान आए उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है, और APC का एजेंडा भी यही है कि किस तरह से हुकूमत को घर भेजा जाए। और यही बात शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की मीटिंग के बाद जो प्रेस टॉक हुई उसमें भी कही गई। इस बात में तो कंसेंसस है कि हुकूमत को जाना चाहिए। एक है कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराए जाएं, ये एक मुतालबा हो सकता है। इस हुकूमत को किस तरह घर भेजना चाहिए ये एक बात हो सकती है। या असम्बली के अंदर इन पार्लिमान को, इन असम्बली, कौमी असम्बली को और सूबाई असम्बली को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने अंदर से नए अलायंस फोर्ज करके एक नई हुकूमत तश्कील दे ले, क्योंकि इलेक्शन कोई आसान काम नहीं है और ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। ये भी एक सूरत हाल है, और ये सारी सूरत हाल जो है ये APC में डिस्कस होगी कि क्या तरीका कार इख्तियार किया जाए, उस पर फैसला हो जाएगा। जी ठीक है। कायरा साहब ये कह दीजिएगा, वैसे तो ये नून लीग का प्रोग्रेटिव है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा या शहबाज शरीफ साहब, अगर नून लीग में से एक को चुना जाए तो पीपल्स पार्टी को APC में किसकी सरबराही में नून लीग आती हुई बेहतर लगती है, सूट करती है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये मुस्लिम लीग का फैसला है। मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसकी नायब सदर हैं। ये उनका अपना इंटरनल इशू है, उनका कौन सा मेंबर आए। पीपल्स पार्टी की बुनियादी तौर पर ख्वाहिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब न सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग की उस इंटरनल, जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उस तरफ नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है। सही, लीडर ऑफ द अपोजिशन सारी अपोजिशन को लीड कर रहा होता है, लिहाजा उस कैपेसिटी में हम चाहते हैं कि वो लीड करें। लेकिन ये फैसला मुस्लिम लीग का होगा कि उसमें कौन शिरकत करेगा, कौन नहीं करेगा। कायरा साहब, एक गैर सियासी सा सवाल है कि आपको नजर आता है कि शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे? जी बिल्कुल, मुझे इस बात की तवक्को है और रखनी चाहिए। अगर मैं तवक्को ही ना रखूं, अगर मैं इस उम्मीद में ही नहीं हूं और कोशिश ही ना करूं, तो फिर मुझे ये सारा कार्यदारद करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत को जाना चाहिए और हम भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत ये एक टोला जो है, जिन्होंने हमारी मुल्क को बर्बादी की तरफ ले गए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, ये जो सारा कुछ बढ़ गया, जिसको सारी दुनिया कह रही है, मीडिया कह रहा है, इसका जल्द खात्मा हो। इसको हम कितनी जल्द खत्म कर पाएंगे, हम अपोजिशन के अलायंस को इकट्ठा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये इस हुकूमत को भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे, ये सारा डिपेंड करता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। एक सियासी जमात के तौर पे हम समझते हैं कि इस हुकूमत को जाना चाहिए और उसके लिए सारी अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा होना चाहिए और हमें एक मज़ाहमती तहरीक चला के इनके साथ जो इत्तेहादी हैं उनको भी इनसे अलग होना चाहिए। हम इस मुल्क के अंदर जो हमारे ताकतवर इदारे हैं उनको भी कहें कि आप न्यूट्रल हो जाएं, और ये कोशिश होनी चाहिए जिस बात को हम समझते हैं कि ये दुरुस्त रास्ता है वो कामयाब होता है या नहीं होता। हमें उम्मीद है और यकीन है कि कामयाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी अब तंग आ गए। अब सभी आप मीडिया वाले भी जानते हैं, लेकिन इस बात से कतई नजर कि उसमें कब कामयाब होगा, लेट होगा, जल्दी होगा नहीं होगा, जो काम दुरुस्त है हमारी दानिश में एक पॉलिटिकल एंगल है, उसको हमें अडॉप्ट करना है एक सियासी कुव्वत के तौर पे, और बाकी कुव्वतें भी हमारे साथ चलेंगी और इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि इस हुकूमत को हम जल्द घर भेजें। कायरा साहब, आने वाले दिनों में बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में तैयारी हो रही है, इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, हल्का बंदियाँ हो रही है। अगर इस दौरान में जब तक तहरीक आपकी चल रही है बल्दियाती इंतखाबात आ जाते हैं, तो क्या बल्दियाती इंतखाबात मुत्तहिदा अपोजिशन मिल के लड़ेगी
या अपने अपने प्लेटफॉर्म से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में जाएंगे? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि ये ज़ियाउल हक की रूह वापस आ रही है, और जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक ने इस मुल्क के सियासी फाइबर को बर्बाद किया था, खराब किया, तबाह किया था, ये भी एक नई कोशिश करने लगे। ये एक ताज़ा कोशिश होने लगी है। जो इस वक्त तक खाका हमारे सामने है, जिसके तहत कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन कराए जाएं, ठीक, वो पहला फेज है जो पंचायत काउंसिल या विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल शहरों में, वो फेज इनको कराने का प्रोग्राम जो मेरी इल्म में आया है, और वो गैर सियासी बुनियादों पे होगा, गैर जमाती बुनियादों पे होगा। जो इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पे होगा, वो बरादरियों को, वो कबीलों को, वो मसलक को, वो नफरतों को परवान चढ़ाएगा और इनको मजबूत करेगा। और जिस मुआशरे के अंदर ये मुनाफरत हो, वहां मसलकी, मजहबी, बरादरी, इन कबीलों की सियासत हो, वहां जमहूरियत नहीं पनप सकती। सो इमरान खान साहब की हुकूमत एक बहुत बड़ा यलगार करने लगी है, एक वार करने की कोशिश करेगी इस मुल्क की जमहूरियत के ऊपर, इस मुल्क के जमहूरी जाएंगे, आप इस इलेक्शन में जाएंगे? लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूं, इसका फैसला अपोजिशन की जमातें मिलकर करेंगी कि इसका तरीकाकार क्या करना है। मुल्क के अंदर कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हो सकता, इसका कानून मौजूद है, इसका अदालती सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। कोई इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पे नहीं हो सकता। एक दफा कौमी इलेक्शन, सूबाई इलेक्शन और लोकल बॉडीज के इलेक्शन गैर जमाती करा के हमने मुल्क को बर्बाद किया था। ये दूसरी ज़ियाउल हक की रूह की कोशिश होगी। अल्लाह करे अगर जमाती बुनियादों पर होते हैं, अगर जमाती बुनियादों पर होते हैं कानून के मुताबिक, तो क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुत्तहिदा अपोजिशन मिलकर लड़ेगी? ये फैसला तो जी एपीसी में करेंगी सारी जमातें बैठ के। अगर पंजाब के जिम्मेदार हैं, आपकी राय क्या होगी? मैं पंजाब का जिम्मेदार हूं, लेकिन मैं अपनी राय आपके सामने नहीं रख सकता। अगर ये एपीसी ना हो रही होती, हम किसी इत्तेहाद की तरफ जाने या किसी इकट्ठ की तरफ जाने की कोशिश ना कर रहे होते, तो मैं अपनी जाती राय देता। लेकिन इस वक्त मेरी जाती राय जो है वो मेरे तक महदूद रहनी चाहिए, और वो उस इकट्ठ में, उस एपीसी में आनी चाहिए, ताकि वहां से जो चीज आए वो इत्तेफाक राय से आए। जी ठीक है। कारे साहब, ये कह दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत हुई, अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से सामने है। उन्होंने कहा कि कराची से लेकर कश्मीर तक सूरत हाल अबतर है, एक पूरी चार्जशीट थी। उन्होंने कहा कि सब मज़े ले रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, यहाँ पर खाया जा रहा है। क्या आप ये नहीं देखते कि इजहार बरहमी इस वक्त पीटीआई ने नहीं किया, वफाकी हुकूमत को इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स आ गए हैं और अदम एतमाद का इजहार नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर? यूं तो जी अदम एतमाद बहुत सारे इदारों पे किया गया, नैब पे किया गया, वफाकी हुकूमत पे किया गया, मुख्तलिफ अदवार में किया गया। मैं दो बातें कहूँगा। एक तो मुझे बहुत एहतराम, बड़ा अदब है अदलिया का। मेरे अदलिया से बहुत सारे पॉइंट्स पे मेरा नुक्ता नज़र का इख्तलाफ भी है, बहुत सारे फैसलों से भी मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं भुट्टो शहीद के फैसले से लेकर आज तक बहुत सारे फैसलों पे, इफ्तिखार चौधरी के जुडिशल एक्टिविज्म हो या साकिब निसार साहब का जुडिशल एक्टिविज्म हो, उस पर बहुत सारी चीज़ों पे हमें एतराज़ात हैं, हम कहते रहते हैं। लेकिन अदब से, बड़े एहतराम से, मैं आज भी समझता हूँ कि हमारे जज साहिबान बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और जमहूरी इदारों के लिए, जमहूरियत के लिए आज़ाद अदलिया का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि रिमार्क्स देते हुए जज साहिबान को ये बात जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि जो बात उनके मुंह से निकलती है वो मीडिया में किस तरह प्ले अप होती है, सोशल मीडिया में कैसे जाती है, और उसकी किस तरह माने पहनाए जाते हैं। शायद ये अदलिया का मैंडेट ना हो, या अदलिया को ये मकसूद ना हो। मैं समझता हूँ कि इस तरह से किसी दूसरे इदारे को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, उसको करेक्शन दुरुस्त करनी चाहिए। अगर वो समझते हैं कि कहीं कानून के मुताबिक काम नहीं हो रहा, तो ये उनका इस्तेहकाक है कि वो उस पर फैसला लें, उस पर कोई जो अपना फैसला सादर फरमाएं। लेकिन बजाय इसके कि वो कमेंट करें और वो कमेंट मीडिया में प्ले अप हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा अच्छा ये होगा कि जज साहबान रिमार्क्स में ज़रा मोहतात रहें, बड़े अदब से। जी ठीक है कारे साहब। आप एक चीज आखिरी अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और भी बात आपको कहूंगा। आज बुलाया गया था चीफ मिनिस्टर पंजाब को। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के शदीद मुखालिफ हूँ। सही। मैं उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर, उनकी
अपॉइंटमेंट के ऊपर जिस तरीकाकार है, मुझे उस पर बहुत सारे तहफ्फुज़ात हैं। ठीक। लेकिन नैब जैसा इदारा, वहां बैठा हुआ कोई अफसर, मैं ये नहीं कह रहा कि अकाउंटेबिलिटी ना हो, मैं ये नहीं कह रहा, वो अफसर जो अकाउंटेबिलिटी कर रहा है उस इदारे को देखे जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का भी एक एहतराम है, उसका भी एक डेकोरम है। हेलो जी ठीक है, जी ठीक है कारे साहब, बहुत शुक्रिया। उसको देखने की जरूरत है। नैब के अफसरान जाके चीफ मिनिस्टर साहब से उनके दफ्तर में भी। जी ठीक है कारे साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। दल में वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मौजूदा सियासत की बात की जाए तो एक जानिब तो हुकूमत है, लेकिन दूसरी जानिब जो अपोजिशन है वो इकट्ठी होती हुई कभी नज़र आ रही होती है, कभी इकट्ठी होती हुई नज़र नहीं आ रही होती। जब बिल पास किए जाते हैं उस वक्त भी दो बड़ी जमातें एक तरफ हो जाती हैं और दीगर जमातें इख्तलाफ करती हैं, लेकिन उससे कोई खासा फ़ायदा नहीं होता। अपोजिशन एक क्यों नहीं हो पा रही है, बात करेंगे। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि ये क्या मामला है, अपोजिशन इकट्ठी क्यों नहीं हो पाती? मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस वक्त बात करते हैं तो फिर वो शिकवा भी करते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो उनको किरदार अदा करना चाहिए। एमएमए की क्या स्टैंडिंग है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये बात तो हकीकत है कि भाई सबकी ख्वाहिश है, लोग चाहते भी हैं कि भाई हुकूमत की नाअहली, उसके निकम्मेपन और हर महाज पर उसकी जो नाकामियां बिल्कुल जाहिर हैं। अपोजिशन को अब कोई अपना एक मिल के किरदार अदा करना चाहिए और उसको एक वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन अख्तियार करना चाहिए। जिस तरह हुकूमत की सूरत हाल है कि उनकी कोई पॉलिसी नहीं, कोई विजन नहीं, कोई मंजिल का तयन नहीं है, ना उसके लिए जद्दोजहद है, बिल्कुल इसी तरह अपोजिशन भी जो है कि उसका भी कोई मकसद भी वाज़ेह नहीं है, अभी विजन भी वाज़ेह नहीं है, अहदाफ भी वाज़ेह नहीं है। इसी वजह से कि अपोजिशन की जो दो बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो अपने अपने दौर पर भी हैं और अपने अपने उनके अहदाफ भी हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो रही। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले भी बहुत कोशिश की, बड़े जलसे किए, बड़ा धरना किया, लेकिन उस वक्त भी दोनों जमातों ने जो है अपने बास मकासद के लिए जो है कि उनका साथ न दिया और साथ छोड़ दिया। और अब भी मैं समझता हूँ कि जब तक कोई चीज़ मुतय्यन और वाज़ेह हदफ मुकर्रर नहीं होगा, अपोजिशन का डायलॉग आपस में जारी रहेगा और इख्तलाफी बातें सामने आती रहेंगी। लेकिन जिस दिन ये इत्तफाक हो गया कभी कोई बड़ी तहरीक चलानी है, किसी बड़े मकसद को हासिल करना है, तो फिर उस वक्त ये जमातें आपस में इकट्ठी हो सकती हैं। लेकिन अभी तो क्या आपको ये जमातें इकट्ठी होती नजर आ रही हैं? इत्तफाक हो जाए इनका। बलोच साहब, क्या पीपल्स पार्टी नून लीग जो है आपको हुकूमत के खिलाफ सीरियस इकट्ठी होती हुई नजर आ रही है? मैंने बताया ना जी, ये जरूरी नहीं होता कि भी पार्टियों के दरमियान कोई बड़े बुनियादी इख्तलाफ नजर आ रहे हों, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा मोड़ आ जाता है। अब नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब भुट्टो के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चल के कायद थे, रहनुमा थे, लेकिन वक्त और हालात ऐसे आए कि वही नवाबजादा नसरुल्लाह खान फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिल के भी एक तहरीक चला रहे थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी अचंभे की और नई बात नहीं होगी। माजी में भी इस तरीके से होता रहा है कि मुख्तलिफ ख्याल लोग इकट्ठे होते रहे हैं। क्या जमात इस्लामी इनके साथ चलेगी? जब तक कोई इस तहरीक का हिस्सा जमात इस्लामी बनेगी? जी, क्या जमात इस्लामी इस तहरीक का हिस्सा बनेगी? नहीं जी, जमात इस्लामी ने तो माजी के तमाम तजुर्बात की रोशनी में ये बात तय कर ली हुई है कि जो कौमी इश्यूज पर जो कोई एक कौमी मौक़िफ़ होगा जिसमें हम समझते हैं कि हमारा एक असूली मौक़िफ़ की उसमें हम आंगी है, तो हम ज़रूर उसमें अपनी आवाज़ तो बुलंद करेंगे। लेकिन जमात इस्लामी ने पॉलिटिक्स में माजी के तजुर्बात की रोशनी में ये चीज़ बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर तय की है कि हम अपनी बुनियाद पर जद्दोजहद करेंगे। हम इस वक्त भी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, कश्मीर के मसले पर
और कोरोना कोविड-19 था, तो इसमें भी जो आवाम की खिदमत मुमकिन हो सकती थी। जमात इस्लामी तो मैदान के अंदर मौजूद है और जी ठीक है लियाकत बलोच साहब, ये कहिएगा हुकूमत की कारकर्दगी, जी ठीक है लियाकत बलोच साहब, हुकूमत की कारकर्दगी एक तरफ, ऑपोजिशन की मौजूदा कारकर्दगी को देखते हुए क्या आप समझते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे कर लेगी? लेकिन ये अगर 15 साल पिछले देखें तो उसमें हुकूमतों ने, पार्टियों ने अपनी मुद्दत तो पूरी कर ली, लेकिन जब हुकूमतें डिलीवर नहीं करती हैं और इख्तलाफात मंजर आम पर आ जाते हैं, फिर रियासती अदारों और हुकूमत के दरमियान फासले पैदा हो जाते हैं, तो फिर जो टॉप स्लॉट होती है उसकी कुर्बानी हो जाती है, बाकी निज़ाम चलता रहता है। अच्छा लियाकत बलोच साहब, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने खामोशी तोड़ी है और बड़ा एक जुलूस लेकर वो नायब के दफ्तर के बाहर गईं। उससे पहले कहा जा रहा था कि मरियम साहिबा, और हमने सराजुल हक साहब से पूछा, उन्होंने कहा इनकी मजबूरियां इसलिए खामोश हैं। तो क्या आप समझते हैं कि मरियम नवाज़ की मजबूरी ख़त्म हो गई है और अब वाकई वो सही अपोजिशन का किरदार अदा करेंगी? मेरा ख्याल है ये जो सूरत हाल है कि भी उन्हें मुकदमात का भी सामना है, नैब का भी सामना है, फिर नैब की तलबी पर उन्हें जाना ही था। उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से अपना एक रोल अदा किया है, लेकिन ये तो हुकूमत की नाकामी और नाअहली है, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की नाकामी है कि उनको कोई प्लान ही नहीं था कि भी अगर वो अपने घर से चल पड़ी हैं, लोग मौजूद हैं, तो कहाँ उनको रोकना है और कहाँ उनको नैब के अंदर जाने के लिए और अपनी तारीख भुगतने के लिए मौका देना है। तो मैं ख्याल है जो हुकूमत की हर मामले में मिसमैनेजमेंट है और नाकामी है, और पुलिस के सामने भी कोई एक वाज़ेह अहदाफ नहीं होते, इसकी वजह से हुकूमत को इसमें पशेमानी का सामना करना पड़ा है, इंतज़ामिया को नाकामी का सामना करना पड़ा है, और मुस्लिम लीग नून ने इस मौके पर फिर अपनी एक पॉइंट स्कोरिंग तो कर ली है। बाकी ये रहा कि भी वो कितने दिन और कितनी हद तक आज़ादाना बात कर सकती हैं, ये वक्त आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा। बाकी जाहिर है कि भाई ये क्या अदारों पे ऐसे, क्या अदारों में पेशी के मौके पर इस तरह जाना चाहिए रहता है? जी बलोच साहब, क्या अदारों में पेशी के मौके पर ऐसे जाना चाहिए? क्या ये अदारों पे दबाव डालने की कोशिश नहीं? माजी में भी सारे सियासत में ये होता रहता है। आप क्या समझते हैं? अगर देखें ना जी कि हुकूमत एहतसाब को मुतनाज़ा बना लेगी, अगर वज़ीर आज़म, वज़रा और मुशीर जो हैं वो अदालतों के भी तर्जमान बन जाएं, नैब के भी तर्जमान बन जाएं, FIA के भी तर्जमान बन जाएं, और फैसले आने से पहले फैसले सुना रहे हों, तो इन्होंने तो हर चीज़ को खुद मुतनाज़ा और मशकूक बनाया है। और जब ये ऐसी सूरत हाल सियासी और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी, तो फिर सियासी जमातें तो अपना एक सियासी खेल खेलेंगी और अपना एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा लियाकत बलोच साहब के, क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादतों पर जो इल्ज़ामात हैं, आप समझते हैं ये गलत है? मेरा ये काम तो फैसला नहीं है कि सही और गलत। आप एक नहीं, आप राय क्या रखते हैं? आपकी राय क्या है? नहीं, हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि भाई ये चीज़ें जो मुकदमात हैं इनको बिलाखिर अपने आखिरी नतीजे तक पहुँचना चाहिए। सही। ये पनामा ये भी यहाँ पर पनामा जो मामला था, 436 लोगों को अगर कानून के कटहरे में ले आते, कर्जे माफ कराने वालों की लंबी फहरिस्तें ये बार बार सुनाते रहे, उनको किसी तरफ लगा देते, मनी लॉन्ड्रिंग के जो लंबी लिस्टें सामने आती रहीं उनको किसी कानून के कटहरे में ले आते, तो आज ये सामना तो ना कौम को करना पड़ता और ना हुकूमत को करना पड़ता। जी ठीक है, एहतसाब होना चाहिए तो सबका होना चाहिए, जिन जिनका नाम मौजूद था उन सब का होना चाहिए। लियाकत बलोच साहब, ये कह दीजिएगा यहाँ पर ऐसा क्यों माहौल बन गया है कि पार्टी कारकुनान जो हैं, जो कारकुनान महंगाई के खिलाफ बाहर नहीं निकलते, करप्शन हो रही हो तो बाहर नहीं निकलते, लेकिन जब उनके लीडरान के मुकदमे होते हैं ऐसे वक्त में हम देखते हैं कि बाहर आ जाते हैं? क्या कारकुनान सिर्फ अपने लीडर्स के लिए मौजूद है और लीडर्स उनको इन मामलात पर निकालना ही नहीं चाहते, महंगाई के लिए, दीगर जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उन पर? ये तो बहरहाल एक बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि अवाम के मसाइल तो महंगाई है, बेरोजगारी है, कसाद बाजारी है, तजारत, सनत और कारोबार, लोगों के सनत
और ज़राअत नहीं चल रही और लोगों के मसाइल मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनकी तरजीहात वो नहीं हैं, वो इस वक्त सिर्फ अपने मामलात को संभालने और सुलझाने पर लगे हुए हैं और इसी वजह से डील और डील की बातें आती रहती हैं। अगर वाक़तन जिन लोगों के मुकदमात हैं वो मुकदमात का सामना करें, अगर अवाम के साथ कहीं भी इखलास की बुनियाद मौजूद है तो जो अवामी मसाइल हैं उस पर उनको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन कौम देख रही है कि भाई कोरोना में लोगों के साथ जो अशर हो गया कि ये पॉपुलर जमातें कहीं भी नज़र नहीं आई, हत्ता कि हुकूमत की टाइगर फोर्स भी कहीं नज़र नहीं आई। ये एक महज ऐसी बातें हैं कि जो लोगों को एक आंखों में धूल झोंकने के सारे खेल खेले जाते हैं। जी ठीक है लियाकत बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम बड़ी पार्टीज हुसैन अपोजिशन की हैं। लियाकत बलोच साहब ये कहते हैं कि वो सिर्फ अपने मफाद के लिए बाहर आ रही हैं और अपने मफाद के लिए काम किए जा रहे हैं। इस वक्त कुछ मजीद इशूज़ पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला घोस्ट स्कूल्स का है जो कभी हल नहीं हो पाया। इंक्वायरीज शुरू होती हैं लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती और रिकवरी है जो कभी हुई ही नहीं है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा को ही ले लीजिए, इकरा फ़रोग़ तालीम स्कीम में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ हो चुका है। एजुकेशन फाउंडेशन की घोस्ट स्कूल पर इंक्वायरी के बाद महकमा तालीम ने दोबारा नई इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। पहली इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या कोताहियां थीं या कमी पेश आई थी जो महकमा तालीम दोबारा इंक्वायरी कर रहा है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान काकाखेल। ज़ीशान, बताइएगा इस हवाले से, करोड़ों की करप्शन का मामला है, 5 इंक्वायरीज पहले हो चुकी हैं, क्या ज़रूरत पेश आई कि छठी बार ये कमेटी तश्कील दे दी गई है? कितने की करप्शन है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जितने भी बच्चे स्कूलों से बाहर है उनको दोबारा स्कूल में लाने के लिए एक मंसूबा शुरू किया और इस मंसूबे का मकसद ये था कि जितने भी दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर बच्चों को सरकारी और निजी स्कूलों में दाखिल करके उनकी जो फीस है, उनका यूनिफॉर्म है, कुतुब है, वो जो है हुकूमत कौमी ख़जाने से देने का फैसला किया था। ये 7 साल का मंसूबा था और इस पर कुल लागत जो आनी थी वो 6 अरब 30 करोड़ रुपए की आनी थी। लेकिन अब बदकिस्मती से इसमें तकरीबन 203 मिलियन रुपए का जो है खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है और उस पर बाकायदा तौर पर इंक्वायरियाँ भी शुरू हो गई है। और लेकिन ये जो इंक्वायरियाँ है 5 बार इंक्वायरियाँ की गई, इसमें मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन इंक्वायरियाँ होती रही। एक इंक्वायरी जो है इंटरनल इंक्वायरी एजुकेशन महकमा तालीम ने की, इसके बाद जो है PIT ने की, इसके साथ साथ नेब ने भी इंक्वायरी की और इस इंक्वायरियों में ये बताया गया कि इसमें खुर्द-बुर्द हुआ है, कम तादाद को ज़्यादा जाहिर किया गया है। इसके साथ साथ घोस्ट स्कूल काफ़ी तादाद में इसमें मौजूद थे, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि इनसे रिकवरी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से 3 साल गुजर गए और 1 पई तक जो है इसमें रिकवरी नहीं हो सकी। इसमें क्या टीचर मुलव्वस हैं? इसमें क्या सिर्फ महकमा तालीम के कुछ लोग हैं किसके पीछे को गुजरा है? कौन सी ऐसी ताकतवर शख्सियत इसके पीछे है कि 3 साल गुजरने के बावजूद भी रिकवरी नहीं हो रही और फिर छठी दफ़ा इंक्वायरी हो रही है? देखिए, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं या जो निजी स्कूल के मालिकान हैं वो या तो वजारतों में है या जो है असर रसूख रखने वाले लोग हैं। तो यही वजह है कि महकमा तालीम जो है उन्होंने घुटने टेक दिए हैं और वो जो है इंक्वायरी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उस इंक्वायरी को मुकम्मल करने के बाद जो है कोई कार्रवाई करने से, और यही वजह है कि एक जानिब जो इनको टास्क मिला था कि 2.5 लाख बच्चों को जो है इन 7 सालों में दाखिल करवाना है, वो भी दाखिल ना हो सके और इसके साथ साथ कौमी खजानों को जो है अरबों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया गया। लेकिन 1,80,000 तलबा थे जो यहाँ पर ज़ेरे तालीम थे, अब कितने तलबा रह गए हैं? इन स्कूलों का अब मुस्तकबिल क्या है? जी बिल्कुल हमजा, ये तकरीबन अब 28,000 से भी कम तलबा रह गए हैं और वो भी बताया जा रहा है कि उन बच्चों ने भी तालीम छोड़ दिया है और अब जो है सूबे में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उन्होंने उसमें खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है और बताया जा रहा है कि अब तक सूबे में 28 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर है। तो आए दिन ये जो बच्चों की तादाद है वो कम होती जा रही है क्योंकि महकमा तालीम के पास फंड्स नहीं है और इसके साथ साथ अब मजीद यही बताया जा रहा है कि इसको कंटिन्यू करना सूबे के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है।
तो क्या इसे बंद करने जा रहे हैं, इस फाइल को दबाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? अब यह है कि अब महकमा तालीम ने एक बार फिर इंक्वायरी शुरू कर दी है और यही बताया जा रहा है कि ये इंक्वायरियाँ जो है कंप्लीट होगी और उसके बाद जो है इसको थ्रू प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू चलाया जाएगा। आल दो अब कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिनको दोबारा पेमेंट्स की गई है, जो पहले से ब्लैक लिस्टेड थे, उनसे रिकवरी के अहकाम जारी किए गए थे। और इसके साथ साथ क्या इनको नैब में एंटी करप्शन में केस भेजने का कोई फैसला हुआ है? नैब या एंटी करप्शन में इसमें कोई केस भेजने का फैसला हुआ? देखिए, नैब ने पहले ही से इसमें इंक्वायरी की थी और उन्होंने कहा था कि इन जो मुलविस है उनको ओहदों से हटाया जाए और उसमें जो है उनसे रिकवरी की जाए। लेकिन ताहाल ना तो जो बंदे इसमें मुलविस थे, 4 इसमें मेन जो बंदे थे, एक थे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर था, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर था, इसके साथ साथ दीगर जो एहलकार थे वो मुलविस थे। ना तो उनको ओहदों से हटाया गया और ना ही उनसे जो है किसी को ओहदे से नहीं हटाया गया। छठी बार ये कमेटी जो है तश्कील दे दी गई है। अब देखना यह होगा कि ये छठी बार जिस वक्त इंक्वायरी होती है उसके क्या चीज़ें सामने आती हैं और उसके बाद क्या ये इंक्वायरी 7वीं बार भी की जाएगी या नहीं की जाएगी। ज़िशान, आप हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सूबा सिंध में तरक्की बोर्ड ने सूबे के 495 तरक्याती मंसूबों का काम गैर मयारी करार दे दिया है। इन मंसूबों की लागत अरबों में है। आखिर क्यों मंसूबों की प्लानिंग नहीं की जाती, क्यों मंसूबों पर मुनासिब तहकीक नहीं की जाती और अरबों रुपए की लागत के इन गैर मयारी मंसूबों में कोताही का जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं वहीद राजपर, उनसे इस बारे में बात करेंगे। वहीद, कहिएगा, खजाने को कितने का नुकसान पहुंचाया गया है? इस रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? क्या कोई नाम भी सामने आए हैं? देखें, इसमें सिंध भर के जो मंसूबे हैं सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के माली साल 2017-18 के दौरान जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए अरबों रुपए की लागत से, उसमें जो है ये 43 महकमे हैं जिनके 495 जो तरक्याती मंसूबे हैं वो गैर मेयारी और एवरेज करार दिए गए हैं। ये सिंध हुकूमत का मातहत इदारा है मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन सेल, जिसने जो है वो रिपोर्ट जारी की है। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की बोर्ड का मातहत इदारा है। उसमें अरबों रुपए के जो मंसूबों की तहकीकात की गई, टेक्निकल काम देखा गया, इंस्पेक्शन की गई, उसके बाद ये रिपोर्ट जारी की गई है। 495 जो मंसूबे सामने आए हैं जिनका काम गैर मयारी करार दिया गया है। तालीम, ज़राअत, बल्दियात, सेहत समेत दीगर जो सिंध भर के महकमे हैं उनके 43 महकमे हैं, उनमें ये मंसूबे जो शुरू किए गए थे मुख्तलिफ़ वक्तों में, तो उस पर जो है ये उनका काम जो है गैर मयारी करार दिया गया है। रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को अरसाल की गई है जिसमें ये सिफारिश की गई है महकमा ख़जाना को कि इनकी फ़ंडिंग जो है फ़ौरी तौर पर बंद की जाए, क्योंकि ये फ़ैसला हुआ सिंध काबीना में जिसमें ये उसके बाद जो इनकी फ़ैसले के तहत अमल दरामद के लिए सिफारिश की गई है। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की के जो इदारा है मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन सेल, उसकी जानिब से ये सिफारिश की गई है। उसके बाद जो है ये अब देखते हैं कि इनकी फ़ंडिंग बंद होती है नहीं होती। तो मुख्तलिफ़ जो मंसूबे थे जिसमें महकमा स्पेशल इनिशिएटिव के 52 मंसूबे हैं, महकमा वर्क्स एंड सर्विस के 44 जो है मंसूबे हैं, आबपाशी के 57 जो मंसूबे हैं उनकी जो गैर मयारी दिया गया है। महकमा सेहत के जो 57 हैं, तालीम के 59 हैं। तो मुख्तलिफ़ मंसूबे हैं जिसमें 1 अरब 62 करोड़ रुपए का जो मंसूबा है वाटर कोर्सेज़ की लाइनिंग करनी थी, उनके कामों में भी जो है ये गैर मयारी करार दिया गया है। 9 अरब 42 करोड़ रुपए की लागत से शहरी इलाकों में 120 पर ये सारा ठीक हो गया। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या इसी तरह हमेशा की तरह इनको एक कागज़ों के लाया जाएगा कागज़ों में, उसके बाद कुछ नहीं होगा? कोई कार्रवाई हो रही है इस पे कि नहीं? देखिए राना साहब, इस पे कार्रवाई के लिए सिफारिश ये की गई है बोर्ड की जानिब से कि इनकी फ़ंडिंग जो है जो निजी ठेकेदार हैं उनकी फ़ंडिंग बंद की जाए। जो मुख्तलिफ़ अफसरान हैं जिनकी गफलत की वजह से इंजीनियर हैं, डिपार्टमेंटल जो इंचार्ज हैं, इंतज़ामी अफसर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए सिफारिश की गई है MSC की जानिब से कि इसमें फंडिंग तो जारी हो चुकी है ना, आप बता रहे हैं फंड तो इनको जारी हो चुके हैं। अब क्या करेंगे? क्या इनसे वापस पैसे लेने हैं? कोई एंटी करप्शन या नैब कौन इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? देखें राना साहब, एक मंसूबा है जिसकी जो प्लान है 5 साल में मुकम्मल होना है। तो ये अभी स्कीम जो है ऑन गोइंग है, तो इस पर जो है फंडिंग जो मज़ीद जब तक डायरेक्टर जो गाइडलाइन जारी की गई है महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की की जानिब से कि इस तरह जो
काम में इंस्पेक्शन की गई तो काम सही नहीं हुआ है, उसको ठीक करें जब तक इनकी फंडिंग बंद की जाए, नहीं तो जो अगला मरहला है, जो हतमी मरहला, उसके डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन को केसेस भेजे जाएंगे। अब जो है इनको गाइडलाइन जारी की गई है कि काम सही नहीं हुआ है, मयारी काम किया जाए, इसको दुरुस्त किया जाए। जो हमने निशानदहियाँ की हैं तो गाइडलाइन जारी की गई है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कि तो इस तरह जो है काम को ठीक किया जाए। रोकी नहीं गई है और डिपार्टमेंट को ही कहा गया है कि अब आपने इंक्वायरी करनी है और आपने ही जो कार्रवाई है वो करनी है। वही डिपार्टमेंट जिसकी नाक तले ये सब होता रहा, जिसके डायरेक्टर्स वहां पर मौजूद हैं, उनके खिलाफ कौन सा डिपार्टमेंट है जो खुद से कार्रवाई करेगा? फंड्स रोके नहीं गए, फंड्स मिलते रहेंगे, जो बेहतरियां लानी है वो भी कोई फंड मौजूद होगा तो बेहतरियां लाई जाएंगी। देखें, इसमें जो है महकमा ख़जाना को सिफारिश की जाती है कि फ़ंडिंग इनकी रोकी जाए। जो ठेकेदार हैं उनको जो है गाइडलाइन जारी की जाती है कि इस किस्म की जो है इसमें सही तरीके से काम नहीं हुआ है। फ़ाइनल जो स्टेज होता है उसमें एंटी करप्शन या नैब को केसेस जो है वो भेजे जाते हैं कि इसमें जो है बड़े पैमाने पे करप्शन हुई है। तो मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए से ज़ायद के जो मंसूबे हैं, उनकी लागत है, उसमें उनका काम जो है गैर मयारी और एवरेज करार दिया गया है। सिर्फ शहरी इलाकों में जो 50,000 प्लाटों पर 120 गज़ के जो प्लाट देने थे, उनकी डेवलपमेंट करनी थी, उनकी सिर्फ एक मंसूबे की जो लागत है 9 अरब रुपए से ज़ायद है, जिसका काम भी जो है गैर मयारी करार दिया गया है। इसी तरह जो वर्ल्ड हेरिटेज मोहनजोदड़ो है उसका काम भी जो है एवरेज करा दिया गया है और सिफारिश की गई है महकमा ख़जाना को कि इस किस्म की जो है इसमें काम में गैर मयारी हुआ है तो इसको दुरुस्त किया जाए या जो है फंडिंग बंद की जाए। जी तो ठीक है, अब देखना ये होगा कि कार्रवाई क्या की जाती है, अगला मरहला क्या अडॉप्ट किया जाता है, क्या ये भी सिर्फ आवेज़ात तक ही मामला रह जाएगा या नहीं। कुछ मजीद इशूज़ पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़श्ता रोज़ नैब पेशी थी। मरियम नवाज़ पेश होने के लिए जब वहाँ गई तो हंगामा आराई होगी, जिसके बाद पेशी को मनसूख कर दिया गया अगली तारीख पर। क्या ये एपिसोड रिपीट हो सकती है या नहीं हो सकती? नून लीग अब हिकमत अमली क्या अपना रही है? राना साहब कहिएगा कि अब नून लीग की क्या हिकमत अमली है? इसी को दोबारा से रिपीट किया जाएगा या फिर पुरअमन तरीके से अब पेश हो जाएंगी? देखिए हमजा, मरियम नवाज़ ने जब पेशी पे जाना था उससे एक दिन पहले हमने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि मरियम नवाज़ कल भरपूर तरीके से जाएगी। उनकी क्या प्लानिंग है सारी हमने बता दी थी और एक दिन पहले उसकी सारी प्लानिंग हमने अपने प्रोग्राम में सामने ले आए थे। अब भी मेरे पास जो ज़राए जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कल इस सारे वाक़े के बाद एक मीटिंग होती है जो रात गे तक जाती उम्रा में जारी रहती है। सही। इस मीटिंग में सारे मुस्लिम लीग नून के वो लोग मौजूद होते हैं जो मरियम के साथ तारीख़ पेशी पे गए थे, जो मरियम के साथ जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे मियां नवाज़ शरीफ और मरियम वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे बैठती थी, तो जो उस वक्त भी इनके साथ होते थे, जिनकी वजह से डॉन लीग समेत काफ़ी मामलात पे इनको तकलीफ़ उठाना पड़ी। ये सारे लोग मौजूद थे। अब फैसला ये हुआ है कि ऐसे मामलात को जारी रखा जाए। सही। यानी पुरतशद्दुद भी कह सकते हैं, जारखाना भी कह सकते हैं और भरपूर तरीके की एहतजाजी तहरीक भी कह सकते हैं। ये चलाने का फ़ैसला हो चुका है। अब फैसला ये हुआ है कि मरियम पे जो मुकदमा हुआ है और दीगर अरकान असम्बली पर जो मुकदमा हुआ है, कुछ पहले तो इस मुकदमे के हवाले से शोर मचेगा कौमी असम्बली में जो कौमी असम्बली के मेम्बरान है, सूबाई असम्बली में जो सूबाई असम्बली के मेम्बरान हैं। उसके बाद थोड़ी सी मूवमेंट बनाकर जैसे ही नैब दोबारा तलब करने के लिए इनको नोटिस भेजेगा या नैब की तरफ से दोबारा तलब करने की कोई सुनवाई होगी, कोई बातें बाहर आना शुरू होगी या कोई और मामला होगा, तो उसमें नई इस तहरीक को दोबारा चलाने के लिए मरियम साहिबा जो हैं वो थाना, जो भी थाना जिस थाने में ये पर्चा हुआ चौक में, उस थाने में अपने आप को पेश करने के लिए चली जाएंगी। अच्छा, यानी एक मुकदमा हुआ है, उस मुकदमे में एक तो इन्होंने फैसला किया है कि इनका कोई भी शख्स, जो लोग अब तक MPA और जो अहम रहनुमा हैं, इस केस में इंटरम बेल नहीं कराएंगे। ठीक है, यानी कबलस गिरफ्तारी वो ज़मानत नहीं कराएंगे। दूसरा ये होगा कि मरियम जो है वो किसी वक्त पे ऐलान कर सकती हैं कि मुझ पे मुकदमा दिया ये झूठ है, अब मैं पेश होने जा रही हूँ थाने। और जब मरियम थाने पेश होने जाएंगी तो इसी तरह का एक बड़ा जुलूस, इसी तरह का सारा सिस्टम उस वक्त भी होगा। अगर वो पुलिस उन्हें पकड़ती है फिर भी वो वहाँ पे पूरा ड्रामा होगा। अगर पुलिस उन्हें नहीं पकड़ती
तो फिर भी ये सारा ड्रामा होगा। यानी एक दिन फिर वो चाहेंगे कि पूरा दिन सोशल मीडिया पर, पूरा दिन तमाम टीवी चैनल्स पर, पूरा दिन तमाम सियासी जमातों के अंदर मरियम साहिबा डिस्कस हो। ये फैसला हो चुका है, इस पर अमल दरामद दिन कौन सा रखा जाएगा, किस दिन ये किया जाएगा, क्योंकि अभी वो समझते हैं कि अभी 3 से 4 दिन यही जो चला है मामला, इसी के एपिसोड चलते रहेंगे, इसी की किस्तें चलेंगी। 3 से 4 दिन टीवी पर, तमाम मीडिया चैनल्स पर ये चलता रहेगा, प्रोग्रामों में डिस्कस होता रहेगा। और उसके बाद जैसे ये मामला बिल्कुल स्लो होगा और इस मामले की ज़रा गूंज जो है कम होगी, तो फिर एक नया मामला जो है वो मरियम जो है वो पेश होने के लिए जाएंगी। मरियम के साथ फिर 500 कारकुन होते हैं, 5000 कारकुन होते हैं, 5 लाख कारकुन होते हैं, वो फिर पूरा मैनेज करके जाएंगे। देखिए हमजा, ये जो लोग पकड़े गए हैं और बहुत से लोग जो नहीं पकड़े गए, एक चीज़ तो है कि पूरे पंजाब से लोग मौजूद थे। मैंने वो फहरिस्त देख रहा था कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कोई सरगोदा से है, कोई ओकारा से है, कोई गुजरांवाला से है, कोई जंग से है, कोई होशाब से है। पर मुझे इसका मतलब है कि पंजाब भर से लोगों को बुलाया गया था, लोग वहाँ पे आए थे, और अब ये इससे भी बड़ी कॉल देने की कोशिश करेंगे। मरियम ने कल का शो जीता है, हमें ये मानना चाहिए। एक चीज़ बता दे, बाकायदा ऑपोजिशन करने जा रही हैं या सिर्फ अपने केसेस के हवाले से ही ऑपोजिशन करेंगी? देखिए, उनकी सारी अपोजिशन ही उनके केसेस के हवाले से है। इसके अलावा हमजा मुझे बताइए, अपोजिशन है क्या उनकी? क्या उन्होंने किसी ऐसी चीज़ पे जुलूस निकाला कि आटा नहीं मिल रहा? क्या ऐसी चीज़ पे जुलूस निकाला कि बारिश का पानी कर रहा है, नहीं निकल रहा? आम आदमी भूख से मार रहा है, नहीं निकल रहा, नहीं उसका हल हो रहा? क्या इन्होंने ऐसा किया कि बिजली महंगी है इसके लिए जुलूस निकाला? भी नहीं निकले। तो फिर मुझे बताएं, इनके सारी सियासत, इनका सारा महवर इनके आप ख़ानदान के केसेस हैं। जैसे ही ख़ानदान के केसेस ख़त्म हो जाएंगे तो यही अपोजिशन है, यही हुकूमत है, यही सब कुछ है। इनके अलावा कोई चीज़ नहीं है। दोनों बड़ी सियासी जमातों ने, मैं चैलेंज से कहता हूँ, मुझे दिखा दें कोई ऐसा अवामी मसला जिस पर निकले हो। बिल्कुल ठीक है, इसी मामले पर दोबारा से ये एपिसोड रिपीट हो सकता है और हिकमत अमली बनाई जा रही है कि उससे पहले भी मरियम नवाज़ को जब बुलाया जाएगा तो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करने की कोशिश की जाएगी। द लास्ट स्टार से इजाज़त दीजिए मुझे और नाज़िम साहब को। अल्लाह हाफ़िज़।